नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। और हम लोगों ने जो शुरुआत की है वो बात हो रही है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, यानी आधुनिक भारतीय इतिहास की हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। और इसी में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपियों का आगमन हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने इसी क्रम में देखा दोस्तों पुर्तगालियों के बारे में, डचों के बारे में। और मैंने आपको बताया 1759 में, कब 1759 में क्या हुआ था, बेद्रा का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ बेद्रा हुआ था। किसके किसके बीच हुआ? डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इतनी बातों को हम लोगों ने यहाँ तक देखा है, बस कड़ियों को जोड़ने के लिए कि कैसे आज स्टार्टअप लेना है, कैसे आगे के क्रम को जोड़ना है, उस बात को मैं हल्का सा आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं दोस्तों एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया के पहले वाले जो मैंने अभी दिए हैं, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, जितने भी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया हो या डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर हो, इन सब का एक ही जगह पे आपको वीडियो मिल जाएगा। वो जिस नाम से मिलेगा वह है एक प्लेलिस्ट। उसी प्लेलिस्ट का नाम है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। अगर आप वहाँ पे इशू आपको आ रहा है, खुलने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप चैनल पे जाएं। चैनल पे जाने के बाद जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है उसको आप जैसे खोलेंगे तमाम प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। उसी प्लेलिस्ट में आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी मिलेगी और वहीं पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, जिसके अंदर 42 वीडियो लेक्चर्स हैं। यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की हम लोगों ने जो चर्चा की थी, अगर आपका उसमें से भी कोई वीडियो छूटा हुआ है तो आपको एक ही जगह पूरे क्रमबद्ध तरीके से लाइन बाय लाइन आपको हर एक वीडियो मिल जाएंगे मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में भी। यानी मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री हम लोगों ने समाप्त कर लिया और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसी क्रम में हम लोग दोस्तों आगे की कड़ियों को जोड़ेंगे। 1759 में बैटल ऑफ बेद्रा हुआ डच और अंग्रेजों के बीच, और यही युद्ध साबित हुआ जिसके कारण से एज एन रिजल्ट क्या हुआ, 1759 में ही डच भारत को छोड़ के वापस चले गए थे। और जब हम लोग डचों की बात कर रहे थे दोस्तों, तो डच कब आए थे? डच आए थे भारत में 1596 में। और इसी के 3 साल बाद, कितने साल बाद? 3 साल बाद आए थे अंग्रेज। यानी आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे दोस्तों वह पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में। एक बात आपको डच में एक ऐड ऑन कर लेना है। क्या करना है? जितनी बातों को मैंने बताया था, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, तो उनमें से एक सवाल छूट गया था दोस्तों। वह सवाल क्या है? वह यह सवाल है कि डचों ने एक सोने के सिक्के भी शुरुआत कराए थे। यानी सोने के सिक्के की भी शुरुआत डचों द्वारा कराया गया था। उसी सिक्के को जाना जाता था, जो गोल्डन कॉइन्स जो डचों के द्वारा शुरुआत किया गया था, उसी को जाना जाता है दोस्तों पेगोड़ा कॉइन्स के नाम से, पेगोड़ा सिक्के के नाम से। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेंगे जो भी लोग नोट्स बना रहे हैं। इसी के साथ ब्रिटिशर्स की हम लोग बात शुरुआत करेंगे। आपको मैंने बताया था ब्रिटिशर्स ये आए दोस्तों, सबसे पहला जो आगमन हुआ था ब्रिटिशर्स का वह हुआ था 1599 में। और उस समय मुगल साम्राज्य चल रहा था और बादशाह कौन था? बादशाह हुआ करता था अकबर। और जो 1599 में अंग्रेज आया था उसका नाम था दोस्तों जॉन मिल्डनहल। क्या नाम था? जॉन मिल्डनहल। ये भारत आया था, ये भारत में आगमन किया था। अब सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है कि कौन सा ऐसा पहला अंग्रेज था जो भारत आया और भारत में आने के साथ कहाँ गया? अकबर के दरबार में गया। यानी एक ऐसा अंग्रेज जो सबसे पहले मुगल साम्राज्य यानी मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा था, तो आप बोलेंगे वह था दोस्तों राल्फ फिंच। क्या था? राल्फ फिंच। यानी ये एक ऐसा इंसान है जो भारत आया था सबसे पहले। ये भारत आया, लेकिन भारत में आने के साथ ये सबसे पहला शख्सियत बन गया जो अकबर के दरबार में गया था, अकबर कोर्ट में गया था। राल्फ फिंच वह है। और जॉन मिल्डनहल सबसे पहला व्यक्ति बना जो भारत आया 1599 में। इसी क्रम को हम लोग दोस्तों जोड़ेंगे और समझेंगे कैसे अंग्रेज पूरे तरीके से हावी हुए भारत के ऊपर। बस इसी से हम लोग सवालों को देखेंगे और इम्पोर्टेंट सवालों को देखते हुए समझेंगे कैसे उन्हें याद करना। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। इसी क्रम को जोड़ते हैं दोस्तों और समझते हैं कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1600 इंपॉर्टेंट तारीख है, याद रखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की गई, स्थापना हो गई दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। उस समय अगर पूछा जाए कि मुगल बादशाह कौन था तो आप बोलेंगे अकबर हुआ करता था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस्टेब्लिश की गई थी 31 दिसंबर 1600 को, तो उस समय ब्रिटिश क्राउन कौन हुआ करती थी, महारानी कौन हुआ करती थी, तो आप बोलेंगे
एलिजाबेथ टेलर प्रथम हुआ करती थी। याद रखेंगे, दो सवाल यहाँ से बनते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित की गई वह हुई 31 दिसंबर 1600 को। उस समय जो महारानी हुआ करती थी वह थी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। इसी क्रम को आगे जोड़ते हैं और समझते हैं। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हो गई दोस्तों। अब क्या हुआ, अब ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चलने लगा कि अब भारत में जाके व्यापार करना है। मैंने आपको बताया था कि यूरोपियंस के आगमन का दो ही उद्देश्य हुआ करता था। पहला उद्देश्य भारत में व्यापार करना, दूसरा उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, यानी क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करके उसे बढ़ावा देना भारत के अंदर। अब 31 दिसंबर 1600 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हो गई है। अब हम लोग आगे समझते हैं। अब होगा, ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को दोस्तों। ये सवाल आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस्टेब्लिश्ड हुई थी तो उसके बाद सबसे पहला समूह, यानी सबसे पहला ग्रुप जो भारत आया था व्यापार के उद्देश्य थे, वह कौन हुआ करता था? तो आप बोलेंगे उस समूह का नाम है दोस्तों मर्चेंट एडवेंचर। क्या नाम है? मर्चेंट एडवेंचर्स। याद रखेंगे इस समूह के नाम को। अब ये जब समूह आया ना दोस्तों, तो ये ऐसे ही नहीं आया था। ये मर्चेंट एडवेंचर जो ग्रुप हुआ करता था वह एलिजाबेथ टेलर प्रथम से एक चार्टर साइन करवा के लाया था। यानी एक इन्होंने क्या किया, एक व्यापारिक एकाधिकार के तहत अपना काम करने की शुरुआत की थी भारत के अंदर। मर्चेंट एडवेंचर्स पहुंचे एलिजाबेथ टेलर प्रथम के पास और इन्होंने बोला कि हमें ट्रेड मोनोपोली चाहिए, यानी व्यापारिक एकाधिकार चाहिए भारत में व्यापार करने के लिए। और एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया, इन्हें 15 साल तक, कितने सालों का दोस्तों? 15 साल तक का एक व्यापारिक एकाधिकार दे दिया कि आप भारत में आपके अलावा अंग्रेजों के तरफ से कोई भी व्यापार नहीं करेगा। यानी भारत में जो भी व्यापार 15 साल तक होंगे वह सब आप ही करेंगे, मर्चेंट एडवेंचर्स के ही द्वारा किया जाएगा। और इसी को जाना जाता है दोस्तों 1600 चार्टर के नाम से, 1600 चार्टर के नाम से। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब इसी के तहत मर्चेंट एडवेंचर 15 साल तक क्या कर सकते हैं, व्यापारिक एकाधिकार बना के, ट्रेड मोनोपोली बना के व्यापार कर सकते हैं भारत के अंदर। इतनी बातों को आप याद रखेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब एक बार हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? क्वेश्चन सबसे पहला यही कि भारत में सर्वप्रथम आने वाला, सबसे पहले आने वाला अंग्रेज कौन? तो आप बोलेंगे जाल मेंढे कब आया? 1599 में आया। अगर ये पूछा जाए कि अकबर के दरबार में सबसे पहले आने वाला अंग्रेज कौन? तो आप बोलेंगे रैल्फ फिंच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट कब हुई? तो आप बोलेंगे 31 दिसंबर 1600 को। उस समय महारानी कौन हुआ करती, ब्रिटिश क्राउन कौन हुआ करती थी? तो आप बोलेंगे एलिजाबेथ टेलर प्रथम हुआ करती थी। क्या होता है 1600 चार्टर? तो आप बताएंगे ये पूरी बातों को, वहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा दोस्तों। कितने साल का ट्रेड मोनोपोली इन्हें मिला था? 15 साल का मिला था। और कौन से समूह थे जो भारत पे व्यापार, एकाधिकारिक व्यापार के तहत आए थे अंग्रेजों की तरफ से? वह हुआ करते थे मर्चेंट एडवेंचर्स। इतने सवाल आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, और मिलेंगे भी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। अब इधर क्या हो रहा है, 15 साल का इनको व्यापारिक एकाधिकार मिल गया अंग्रेजों को। अब आप समझ रहे होंगे कहीं ना कहीं इनकी जड़ क्यों मजबूत हो गई थी। ये पूरे नीति के तहत ही इनके काम शुरुआत से हो रहे थे। इनका यही उद्देश्य ही था कि किसी भी तरीके से क्या करना है, भारत के अंदर अच्छा खासा अपना साम्राज्य फैलाना है। और यही कारण बना दोस्तों कि जब ये सफल हुए इस मंसूबे में अपने, तो ये 200 साल तक भारत पर शासन किए थे। भारत गुलाम रहा इनका लगभग 200 सालों तक। बस इसी क्रम को हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों। अब होगा क्या, अब आप ध्यान देंगे, अकबर के बाद मुगल बादशाह कौन बना? अकबर के बाद मुगल बादशाह ही बना था दोस्तों जहांगीर, उसी का बेटा जिसे हम जानते हैं जहांगीर के नाम से। अकबर के शासनकाल में इतनी चीज़ें हुई, इतनी बातों को आप याद रखेंगे। और अब जहांगीर के शासन में बात आनी शुरू हुई, यानी जब जहांगीर बादशाह बना बैठा हुआ था मुगल साम्राज्य के अंदर, उस समय क्या हुआ? सवाल आता है कि जब जहांगीर बादशाह हुआ करता था तो जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आने वाला अंग्रेज कौन हुआ करता था? तो आप बोलेंगे उसका नाम था दोस्तों कैप्टन विलियम हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। और ये कब आया था जहांगीर के दरबार में? ये आया था दोस्तों 1608 में। कब आया? 1608 में आया। और
एक सवाल कैप्टन विलियम हॉकिंस से और बनता है। क्या बनता है? ये पहला ऐसा अंग्रेज हुआ करता था जो समुद्री मार्ग से भारत आया था। याद रखेंगे, गौर करेंगे, वास्को डी गामा सबसे पहला यूरोपियन हुआ करता था जो सबसे पहले भारत आया था समुद्री मार्ग से। उसी ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसी में से जाना था भारत की खोज ही हुई किसके द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा। ये सवाल भी बनता है, हम लोगों ने इस पर चर्चा कर ली है। अगर ये सवाल आए कि सबसे पहला अंग्रेज जो समुद्री मार्ग से भारत आया, तो आप बोलेंगे कैप्टन विलियम हॉकिंस, और ये जहांगीर के कोर्ट में आने वाला भी अंग्रेज माना गया। जहांगीर के भी कोर्ट में ये पहुंचा था। और ये कौन हुआ करता था कैप्टन विलियम हॉकिंस? ये हुआ करता था दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, ये प्रतिनिधि हुआ करता था दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। गौर से यहाँ पे सवालों को आप समझेंगे। दो सवाल मैंने अभी आपको बताए, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ये हुआ करता था कैप्टन विलियम हॉकिंस। और इसी ने दोस्तों, यही जो कैप्टन विलियम हॉकिंस हुआ करता था, इसी ने परमिशन मांगी थी भारत के अंदर फैक्ट्री डालने की। ये सबसे पहला शख्सियत हुआ करता था अंग्रेजों की तरफ से जिसने परमिशन ली थी यहाँ पे भारत में फैक्ट्री डालने की, और ये सफल हुआ था। जहांगीर ने इसे परमिशन दे दी और इसी कारण से फैक्ट्री स्थापित भी की गई, परमिशन ऑफ ओपनिंग एंड फैक्ट्री। और जो फैक्ट्री खुली वह खुली दोस्तों कहाँ पे? ये सब काम कौन कर रहा है? कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस समुद्री मार्ग से आया भारत, सबसे पहला अंग्रेज माना गया जो समुद्री मार्ग से भारत आया, 1608 में आया। और ये हुआ करता था प्रतिनिधि ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये पहुंचा जहांगीर के दरबार में और इसने कहा कि हमें फैक्ट्री खोलनी है, हमें कारखाना खोलना है भारत के अंदर, हमें आप परमिशन दे दीजिए। क्योंकि आप जान रहे हो जो समय चल रहा था, उस समय मुगल बादशाहत चल रही थी, मुगल साम्राज्य चल रहा था, और उसी का बादशाह हुआ करता था जहांगीर। इसी कारण से ये परमिशन इसी से मांगा और जहांगीर के द्वारा ये परमिशन इसे दे भी दी गई, परमिशन मिल गई इसे फैक्ट्री खोलने की। और इसी क्रम में 1611 में दोस्तों सबसे पहली फैक्ट्री बनके तैयार हुई, जो कि हुई कहाँ पे? मुसालीपट्टनम में। अब आपको याद आ रहा होगा, इसकी हम लोगों ने पहले ही चर्चा की, मुसालीपट्टनम आपने पहले ही नाम देख रखा है। अब आपको याद आया होगा जब हम लोग डच की बात कर रहे थे तो आपने देखा था 1605 में, गौर करेंगे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे आप, इसमें से मैं बता रहा हूँ फिर से। 1605 में मुसालीपट्टनम में ही डचों के भी द्वारा क्या किया गया था? फैक्ट्री खोली गई थी। और 1611 में मुसालीपट्टनम में फिर से एक फैक्ट्री खुली, और जो कि अब खोली गई अंग्रेजों के द्वारा, यानी ज़्यादा समय का अंतराल नहीं रहा। और यही कारण कहीं ना कहीं बना, क्या बना कारण? कि मुसालीपट्टनम में जो फैक्ट्री अंग्रेजों के द्वारा खोली गई थी वह इन्हें बंद करनी पड़ गई। यानी ये टेम्प्रोरी बेस पे फैक्ट्री खुली थी दोस्तों, यानी अंग्रेजों के द्वारा ये टेम्प्रोरी बेस पर रही, ये परमानेंट फैक्ट्री बन के साबित नहीं हुई, ये परमानेंट नहीं चल सकी। क्योंकि मुसालीपट्टनम में ही डचों की भी फैक्ट्री हुआ करती थी जो 1605 में खोली गई थी डचों के द्वारा। इसी कारण से इन दोनों के बीच ही क्या होने लगा था? विवाद शुरू हो गया था अंग्रेजों और डचों के बीचों बीच। बस इतनी बातों को आप गौर रखेंगे। और मुसालीपट्टनम में यही कारण बना कि अंग्रेजों की फैक्ट्री टेम्प्रोरी बेस में मानी गई, यानी अस्थायी तौर पर यह फैक्ट्री मानी गई जो 1611 में अंग्रेजों के द्वारा खोली गई। लेकिन आगे चल के 1613 में फिर से एक फैक्ट्री खोली गई, और ये जो फैक्ट्री खुली दोस्तों, ये खुली परमानेंट तौर पे, यानी ये स्थायी फैक्ट्री रही, इसे कोई डगमगा नहीं पाया। और यही कारण है इसे माना गया अंग्रेजों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री। सवाल क्या आता है? सवाल आता है अस्थायी तौर पे अंग्रेजों द्वारा कहाँ पे लगाई गई थी फैक्ट्री? तो आप बोलेंगे मुसालीपट्टनम में 1611 में। और अस्थायी तौर पे, अस्थायी यानी परमानेंट तौर पे 1613 में फिर से फैक्ट्री लगाई गई अंग्रेजों के द्वारा। और वह फैक्ट्री जो लगी दोस्तों, वह लगी सूरत में। कहाँ लगी? सूरत में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इतनी बात यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब हम लोग आगे की कड़ी पे और बढ़ते हैं। 1613 में फिर से फैक्ट्री ये खोली गई जो कि परमानेंट तौर पे स्थापित रही। 1615 में सर थॉमस रॉय आया। इसका नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा दोस्तों, मैंने चर्चा कर रखी है। सर थॉमस रॉय आया। अब ये कौन हुआ करता था सर थॉमस रॉय? इसने ऐसा क्या किया कि ये अंग्रेजों की जो पकड़ थी भारत के ऊपर ये और विस्तार में आने लगी? और ऐसा कौन सा स्वर्णिम समय आ गया, एक ऐसा कौन सा लूप होल हो गया
मुग़ल बादशाहों के द्वारा, जिसके कारण से अंग्रेज पूरे तरीके से क्या किए, बूस्ट कर गए, अंग्रेज पूरे तरीके से ग्रोथ हो गई और अंग्रेज पूरे तरीके से हावी होने लगे मुग़ल साम्राज्य के ऊपर, और यही कारण बना था डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर। इन सब बातों को हम लोग देखेंगे दोस्तों, लेकिन आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में वीडियो पसंद आया दोस्तों और आपको कारगर साबित हुआ तो इसे ज़रूर लाइक करें। और मैं आपको रिकमेंड करता हूं दोस्तों कि मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखें अगर आपके कोई भी वीडियो लेक्चर छूटे हुए हैं तो। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों, और हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे 1615 से सर थॉमस रॉय से, और समझेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को विराम दूंगा दोस्तों। धन्यवाद।